हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। आ जाइए जल्दी से अपने सेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा को बच्चे। तो भावी शिक्षकों, हमारा मेथड्स इन बायोलॉजी यानी कि सर जीव विज्ञान के अंदर विधियां, ये हमारी यूनिट चल रही थी और इस यूनिट के अंदर हमारी कक्षा हुई थी। आज नेक्स्ट हमारी कक्षा है और जहां तक हमने किया था उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सर, लास्ट मैंने आपको बताया था बच्चे कि इस यूनिट को हम लोग 8 अलग अलग भागों में तोड़ के पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक पार्ट के अंदर अलग अलग चीज़ों को हमारे द्वारा डिस्कस किया जाएगा। पहली चीज़ जो हमने पहला पार्ट, इस यूनिट का पहला पार्ट हमने शुरू किया था, पहला भाग शुरू किया था, जिसका नाम था बच्चे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स, आणविक जीव विज्ञान तथा पुनर्संयोजी डीएनए विधियां। और इसमें क्या पढ़ना है मैं बता चुका था, शुरू भी कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट क्लास को बढ़ाते हैं इसके अंदर। ओके, मानसी वेरी गुड मॉर्निंग भाई, अरुण वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। तो बच्चे हमने आपका इंटरफेस तैयार कर लिया था। मैंने कहा था कि भाई इस यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हम सेल को तोड़ के उसमें से डीएनए को अलग करना है हमें, या सेल को तोड़ के हमें आरएनए को अलग करना है। ये हमें हमारा मेनली कंसेप्ट था कि भाई हमें हमारे ह्यूमन के बेनिफिट के लिए, मानव के लाभ के लिए अगर कोई डीएनए चाहिए किसी बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया के सेल को तोड़ के हम कैसे डीएनए अलग करेंगे, वो प्रोसेस हमारी पढ़ रही थी, उसी की विधियां हमारी चल रही थी। कलिता वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, आ जाइए सर। अब आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन यानी डीएनए को अलग करना और फिर उसको शुद्ध करना, यही प्रोसेस हमारी चल रही थी। तो इसमें कुछ जनरल स्टेप होते हैं बच्चे, इस प्रोसेस के अंदर कुछ जनरल स्टेप्स होते हैं बच्चे, कुछ सामान्य चरण होते हैं जो हर एक मेथड में आपके होने वाले हैं। ये आपको जनरल स्टेप्स बता रहा हूं, फिर मैं आपको स्पेसिफिक बताऊंगा कि कैसे कैसे होगा, फिर पूरी प्रोसेस करके बताऊंगा। जनरली जब भी हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म से, किसी बैक्टीरिया से, किसी प्लांट से अगर हमें डीएनए निकालना हो तो 4 स्टेप या 5 स्टेप हम करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चे, उस ऑर्गेनिज्म की सेल लाइसिस करना। सेल लाइसिस करने का मतलब है बच्चे कोशिका को तोड़ना। पहला स्टेप बच्चे उसमें आता है आपका सेल को लाइसिस करना, कोशिका को तोड़ना। ये पहला स्टेप आपका आता है। किसमें आता है सर, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, उस ऑर्गेनिज्म से हमें डीएनए प्राप्त करना, तो सबसे पहले उसके सेल को तोड़ते हैं। सेल को तोड़ने का मतलब सेल के चारों तरफ जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति आपने सुने होंगे, पहला काम होता है उसको तोड़ते हैं बच्चे हम। तोड़ने के बाद में फिर दूसरा स्टेप होता है, बच्चे एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देना। एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देना, एंजाइमों से क्रिया करवाना बच्चे। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है प्यारे बच्चे एंजाइमों से क्रिया करवाना। दूसरा काम हम क्या करते हैं सर, एंजाइमों से क्रिया करवाते हैं। ओके सर। रोशनी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। एंजाइमों से क्रिया, जैसे आपने अभी शुरुआत में पढ़ा था, मैंने कहा था भाई हमें अगर डीएनए को प्राप्त करना है तो हमें आरएनए को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मान लो बैक्टीरिया से आप निकाल रहे हो तो उसके अंदर भाई डीएनए आरएनए दोनों मिलेंगे। तो आपको अगर डीएनए अलग करना है तो आरएनए को तोड़ना पड़ेगा, आरएनए को अलग करना तो डीएनए को तोड़ना पड़ेगा। एक चीज को तो तोड़ के अलग करना पड़ेगा, तभी तो आप प्योर कर पाओगे, एक चीज को प्योरीफाइड फॉर्म में प्राप्त कर पाओगे। तो तोड़ने के लिए फिर कुछ एंजाइम चाहिए, तो दूसरा काम होता है बच्चे एंजाइमेटिक। ठीक है, कलिता सर जी मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, मेरा सिलेबस छूटेगा तो नहीं सर जी, मुझे ऑनलाइन कोर्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बच्चे आप ऐसा कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे संपर्क कॉल कर लीजिएगा, दिन में मैं आपको समझा दूंगा। बाकी बैच के अंदर आपका जो बैच है, इस बैच के अंदर जो अपना आप लोगों को सारी चीज़ें समझा रखी हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं। तो आप उस हिसाब से उसके अंदर आप देख सकते हो। कोई कन्फ्यूज़न हो कि कैसे करना आपने, अभी लेट नहीं हो बिल्कुल भी,
ये ध्यान रखिएगा, अभी तो बिल्कुल आपकी क्षमताओं के हिसाब से तो बिल्कुल बिगिनिंग है। चलिए सर सो कुछ डाउट आए तो आप संपर्क कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्या कवर करना है, ठीक है। आ जाओ भाई, तो जनरल स्टेप में 2 स्टेप तो ये हो गए, दूसरा स्टेप होता है एंजाइम से क्रिया करवाना, तीसरा क्या होता है बच्चे, तीसरा होता है प्योरिफिकेशन। एंजाइम से क्रिया करवा दी तो हमें जो भी प्राप्त करना है वो प्योरीफाई फॉर्म में हमें प्राप्त हो गया, वो हमें प्योरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण कर लिया हमने, उसका शुद्धिकरण कर लिया। और शुद्धिकरण के बाद में बच्चे एक स्टेप होता है क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन इसका मतलब है उसकी मात्रात्मकता ज्ञात करना, मात्रात्मकता ज्ञात करना यानी मात्रा ज्ञात करना कि कितनी क्वांटिटी में प्राप्त हुआ है, दैट्स इट। ये स्टेप होते हैं बच्चे, ये स्टेज होते हैं हमारे इन्वॉल्व इस प्रोसेस के अंदर। मुख्य तौर पे बच्चे आप लोग इन सारी स्टेजेस से गुजरेंगे, ठीक है, इन सारी स्टेज से बच्चे गुजरेंगे, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। ओके सर, इन सारे स्टेज से गुजरेंगे, 4 स्टेज से गुजरना होता है। तो आपको डीएनए प्राप्त करना था या आरएनए प्राप्त करना था, जिस भी चीज को आइसोलेशन आपने करना था वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी बच्चे, समझ में आ गई ना बात। ओके सर तो जिस भी चीज को आपने प्राप्त करना था वो चीज आपकी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, समझ गए। तो जिससे भी हमें डीएनए निकालना है उसके सेल को तोड़ेंगे, उसके बाद एंजाइम से ट्रीटमेंट करवाएंगे ताकि अननेसेसरी पार्टिकल को हम तोड़ सकें, फिर हम अननेसेसरी पार्टिकल को अलग करेंगे, जो मेन पार्टिकल हमें चाहिए डीएनए चाहिए तो डीएनए का प्योरिफिकेशन कर लेंगे, फिर कितनी मात्रा में प्राप्त हुआ उसको ज्ञात करेंगे। ये 4 जनरल स्टेप होते हैं, जनरल स्टेप होते हैं 4 बच्चे। जनरल का मतलब ये है कि भाई सामान्यतः हर जगह पे आप चाहे डीएनए को अलग करो चाहे आरएनए को अलग करो, ये स्टेप तो करने पड़ेंगे। अच्छा, बाकी जब डीएनए को अलग करोगे आरएनए को स्पेशली हम पढ़ेंगे तो स्पेशली हम लोग हो सकता है स्टेप कम या ज्यादा करें, स्टेप ज्यादा भी होंगे तो भी काम तो ये 4 ही होंगे, काम तो ये 4 ही होंगे, स्टेप चाहे कितने बना लो। भाई प्लांट से डीएनए प्राप्त करेंगे तो हो सकता है कि अगर स्टेप कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, स्टेप कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन काम ये चारों जरूर होंगे, ये चारों काम हमें करने होंगे बच्चे, ठीक है। ओके सर, तो चलिए बच्चे, जिस चीज के लिए हमने इतना पढ़ा है उस चीज को अब हम आते हैं अपने ग्राउंड लेवल पे लेकर के आते हैं और सच में शुरू करते हैं। मुख्य तौर पे हम लोग जो डीएनए का आइसोलेशन है बच्चे, उसको हम जो पढ़ेंगे वो बैक्टीरिया से कैसे आइसोलेट किया जाता है, जीवाणु से कैसे प्राप्त किया जाता है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर जीवाणु के अंदर जो प्लाज्मिड डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए का मतलब जो न्यूक्लियस में नहीं होता, नाभिक में नहीं होता है, उसको कैसे प्राप्त करेंगे, फिर एनिमल सेल से कैसे प्राप्त करेंगे और प्लांट सेल से कैसे प्राप्त करेंगे, सारी बातों को अलग अलग 3 से 4 मेथड हम लोग देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली शुरुआत करते हैं मेरे भाई बैक्टीरिया से। पहला हमारा जो मेथड होगा कंप्लीटली जिसको हम डिस्कस करेंगे, कई सारे प्रकार के सॉल्यूशंस के नाम आने वाले हैं। और मैं एक बात बता देता हूं बच्चे, कि जो शुरुआत में मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, देखो मैंने कहा कि इस यूनिट में 8 भाग हैं, 8 हिस्से हमें पढ़ने हैं। जिसने पहला हिस्सा पढ़ लिया ना 90% काम हो जाएगा तुम्हारा, इतनी बता रहा हूं, क्योंकि पेपर के अंदर आज तक का जो रिकॉर्ड मैंने देखा है, ये पहला हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आएगा तो बाकी में कुछ बचता ही नहीं है, फिर आपको फटाफट फटाफट समझ में आ जाते हैं। याद करने की ज्यादा चीजें वो भी इस पहले ही भाग में है, और क्वेश्चन भी इधर से ही बनता है सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे मेन बात भी यही है आपकी। ओके सर, अब आ जाओ बच्चे, सबसे पहला है जीवाणु डीएनए का पृथक्करण। जीवाणु डीएनए का पृथक्करण। आइसोलेशन बोल दो, एक्सट्रैक्शन भी बोल सकते हो, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, यानी बैक्टीरिया से हमें डीएनए अलग करना है। तो अब उसकी पूरी प्रोसेस को बच्चे पढ़ा जाएगा। बैक्टीरिया से हम डीएनए अलग करते हैं, किसी दूसरे डीएनए के साथ मिलाते हैं, तो हमारे दैनिक जीवन के बहुत सारे काम हैं जो आसान हो जाते हैं। अब कहोगे सर कौन से काम हैं,
उसके लिए रुक जाओ, उसके लिए तुम्हारे पास अलग से एक यूनिट और आएगी जिसके अंदर आप लोग पढ़ोगे। यहाँ तो हम मेथड्स पढ़ रहे हैं, हम डीएनए नहीं पढ़ रहे हैं, डीएनए के लाभ नहीं पढ़ रहे, डीएनए के नुकसान नहीं पढ़ रहे, डीएनए की स्ट्रक्चर भी नहीं पढ़ रहे। यहाँ पे हम सब अलग अलग यूनिटों के अंदर आएंगे, ठीक है। सारी की सारी चीजें अलग अलग यूनिटों के अंदर आएंगी। यहाँ पर हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा है मेथड सिर्फ, तो मेथड पे कंसंट्रेट करना। कभी कोई बच्चा इस बात में कंफ्यूज हो जाए, सर मुझे तो सर डीएनए के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, जिस बच्चे को ये लगे नहीं पता, तो उस समय के लिए उस टॉपिक पे कंसंट्रेट हो जाया करो जिस बात को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है सर। तो भाई ये डीएनए हम जीवाणु से एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो मैं आपको ये पूरी प्रोसेस 5 स्टेप्स में बताऊंगा। 5 स्टेप्स में, 5 चरणों में मैं ये चीज आपको बताऊंगा। 5 चरणों में बच्चे ये चीज मैं आपको बताऊंगा भाई, ठीक है। 5 चरणों में मैं ये चीज आपको बताऊंगा। चलिए सर, 5 चरणों में मैं आपको ये चीज बच्चे बताने वाला हूं। ओके सर, बढ़ते ही इन 5 स्टेप की तरफ। क्या क्या रहेंगे? स्टेप 1 पे आ जाओ बच्चे, बिल्कुल सेपरेटली एक एक करके देखिएगा। शुरुआत में चीज़ें थोड़ी बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है क्योंकि याद करनी पड़ेंगी टर्मिनोलॉजी आपको, बट जैसे जैसे यूनिट में आगे बढ़ते जाओगे चीज़ें आसान होती जाएंगी, ठीक है। पहला काम है जो बैक्टीरिया से प्राप्त करना है ना, तो बैक्टीरिया की कुछ ज्ञात कोशिकाएं, मतलब जिनका आपको पता हो आपने कितनी कोशिका ली हैं, तो जीवाणु कोशिका की ज्ञात मात्रा को लो और उसको मेरे भाई EDTA सलाइन सॉल्यूशन में डाल दो। पहला स्टेप है बैक्टीरियल सेल, यानी जीवाणु कोशिका की ज्ञात मात्रा को जीवाणु कोशिका की ज्ञात मात्रा को EDTA सलाइन्ड सॉल्यूशन में डाल दो। ये है पहला स्टेप। सबसे पहले आपने बैक्टीरिया जो था उस बैक्टीरिया से डीएनए को उठाया। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर बैक्टीरिया से डीएनए को उठाया, कैसे उठाया सर? क्या आप हमें बता सकते हो मेथड्स के नाम कैसे उठाया? चिंता ना करें बच्चे, वो भी आप पढ़ेंगे, लेकिन मैंने कहा ना घबराना नहीं है। देखो हर एक स्टेप पे एक यूनिट का कंसेप्ट आ जाता है। जब आप इस लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो तो हर स्टेप पे एक नया कंसेप्ट आ जाता है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप इतने बुद्धिमान हो कि आप इस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतना बुद्धिमान होना पड़ेगा कि आपको किस टाइम पे कहाँ कंसंट्रेट करना है। जब आप आते हो कि डीएनए कैसे निकाला, तो मेरे भाई फिर हमारे पाप को फिर उसको करने के लिए फिर आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जाना पड़ेगा, कंसेप्टों के अंदर, और वो हम जाएंगे जब हम पढ़ेंगे। लेकिन जब आप वो बायोटेक्नोलॉजी के वो कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, तब ये जो अभी पढ़ रहे हो ये सारे कंसेप्ट बार बार आएंगे। हम इस यूनिट को सबसे पहले इसलिए तो कर रहे हैं, इस यूनिट को करने का मतलब यही है कि जैसा पूरी की पूरी लाइफ साइंस पढ़ोगे ना, तो हर जगह पे बार बार इधर से कोई ना कोई मेथड का नाम आएगा। तो मेरे भाई ये आपको पहले पता होगा, फिर ये सारी चीजें आप पढ़ पाओगे। फिलहाल मेथड पे कंसंट्रेट करते हैं। हमने क्या क्या बैक्टीरिया के सेल को उठाया, और उस सेल को उठाने के बाद हमने EDTA सैलाइन सॉल्यूशन में या मीडियम में डाल दिया। क्या मतलब है सर इसका? भाई EDTA आपको पढ़ाया था ना कल वाली क्लास में, याद करो मेरे भाई, EDTA मैंने कल वाली क्लास में आपको पढ़ाया था, फुल फॉर्म सारी चीजें बताई थी। अब मैं EDTA शब्द का यूज करूंगा। सैलाइन मतलब प्लस में साल्ट, मतलब साल्ट भी है वहां पे, EDTA भी है और साल्ट भी है, दोनों चीजें हैं। एक दोनों चीजों का कोई आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें आपने डाला है। EDTA क्या करता था बता सकते हो मुझे? आप कहोगे सर कल आपने पढ़ाया था कि EDTA का काम क्या होता है। ये सर एक चिलेटिंग एजेंट होता है, कहोगे सर चिलेटिंग एजेंट मतलब? चिलेटिंग एजेंट का मतलब है बच्चे बांधने वाला। किसको? जो आयंस को बांध देता था। आयंस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को बांधता था। तो जो कैल्शियम मैग्नीशियम को बांध देता है ना, तो एक एंजाइम बताया था मैंने, डीएनएज, वो डीएनएज इनएक्टिव हो जाता है।
डीएनए जो एंजाइम है ना वो इनएक्टिव हो गया तो हमारा डीएनए सेफ हो जाता है। कल की पूरी क्लास मैंने यही बातें सिखाई थी, इसलिए सिखाई थी कि जब मैं आपको ये प्रोसेस समझाऊंगा तो आपको बार बार आवश्यकता पड़ेगी बच्चे। तो चिलेटिंग एजेंट है, इससे क्या हुआ, हमारा डीएनए सेफ हुआ। इससे हमारा क्या हुआ प्यारे बच्चे, डीएनए सेफ हो गया, क्योंकि हमें डीएनए अलग करना भाई, उसको सेफ रखना है, टूटने से बचाना है। ओके सर। साल्ट क्या करेगा मेरे भाई, साल्ट क्या करेगा, ये जो साल्ट आपने डाला है ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करेगा सेल का, ये प्रासरण दाब को नियंत्रित करेगा, प्रासरण दाब जो है ना सेल का उसको नियंत्रित करेगा। कहोगे सर ये क्या मतलब बता दिया आपने, भाई आपने EDTA का जो सॉल्यूशन है ना, अगर आप सेल को बैक्टीरिया से निकाल के इस सॉल्यूशन में डालोगे ना, तो बैक्टीरिया जो सेल है ना वो ऑस्मोसिस प्रोसेस आपने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ी होगी। ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा मटेरियल सेल के अंदर भी आ सकते हैं, सेल से बाहर भी जा सकते हैं। जैसे देखो आप सर्दियों में आपके पैर सूज जाते हैं, सूजन आ जाती है आपके पैरों में, सर्दियों में आ जाती, आप थोड़ा सा पानी, गर्म पानी में साल्ट डाल देते हो, नमक डाल के पैरों को उसमें डालते हो, थोड़ी देर तक सेंकते हो उसके अंदर पानी उस नमक वाले पानी से पैरों को धोते हो, आपके पैरों की सूजन कम हो जाती। क्यों, आपकी जो सेल के अंदर का मटेरियल था ना वो उस नमक वाले पानी में आ गया। ये प्रोसेस होती है ओस्मोसिस, है ना, ये प्रोसेस होती है ओस्मोसिस बच्चे। तो इस ओस्मोसिस प्रोसेस के दौरान मटेरियल्स का फ्लो होता है इधर से उधर, इधर उधर। वो तो भाई गर्म पानी में नमक था, आपकी जो पैर की कोशिकाएं थी वो फूली हुई थी, उसके अंदर का मटेरियल पानी में आ गया। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता था, मान लो कि हमारे नमक नहीं डालते, कुछ ऐसी कंडीशन होती कि वो पानी तुम्हारी पैरों की कोशिकाओं में और भर जाता, तो तुम्हारी पैर की जो कोशिकाएं फट भी तो सकती थी। वो डिपेंड करता सॉल्यूशन के ऊपर, वो हम ऑस्मोसिस अलग से पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा। बहुत सारी कंडीशन पे डिपेंड करता है, मतलब सेल के अंदर लिक्विड आ रहा है, सेल से बाहर जा रहा है। तो जब EDTA सॉल्यूशन में आप सेल को डालोगे ना बैक्टीरिया वाली को, तो भाई वो EDTA सॉल्यूशन के हिसाब से वो एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके अंदर ज्यादा आपके मटेरियल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कोशिका फट सकती है। तो फटने से बचाने के लिए प्यारे बच्चे हम क्या डालते हैं, साल्ट। साल्ट डालने से क्या होगा, कोशिका के अंदर उतना वाटर नहीं, उतना लिक्विड नहीं जाएगा, कुछ लिक्विड कोशिका से बाहर भी आएगा, मतलब सेल को फटने से बचाते हैं। साल्ट इसलिए डाला जाता है, जैसे हमारे पैर सूज गए उनको फटने से बचाने के लिए नमकीन पानी में डालते हैं ताकि कुछ लिक्विड नमक वाले पानी में निकल जाए बाहर, ओस्मोसिस हो जाए, परासरण हो जाए बच्चे, यहाँ भी करते हैं। तो ये ओस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करने का मतलब है कि भाई जो सेल तुमने EDTA सॉल्यूशन में डाले है ना प्यारे बच्चे, उस कोशिका को फटने से बचाएगा। और कॉन्फिडेंस रखिए बच्चे, जो चीजें, एक छोटी छोटी चीज भी आपको जैसे बता रहा हूं ना, पेपर के अंदर क्वेश्चन याद रखें, इधर से ही बनना है। मानसी इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा, ठीक है मानसी, बहुत बढ़िया भाई, समझ गए ना, ओके भाई, ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा, जिस भी बच्चे को ऐसा लग रहा है ना भाई, जिसने एडमिशन लिया है जस्ट, और वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या पढ़ा जाए सर, कैसे क्या करें, तो मेरे भाई घबराने का नहीं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, घबराने का नहीं बिल्कुल भी। कॉल करने का, अगर मैं कॉल नहीं उठाऊं तो एक बार मैसेज छोड़ देने का कि सर क्लास में तो नहीं है, किस टाइम फ्री होंगे, दैट्स इट, इतना ही करना है। मैं खुद भी फ्री होकर कॉल बैक कर लूंगा, बस इतना ही आपको करना है। तो पहले मुझसे समझे कि सर हमें पढ़ना किस तरीके से है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, फिर आप पढ़ें, है ना। रैंडमली नहीं करना है, ये कोचिंग सेंटर नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया उसके बाद में टीचर से आपका संपर्क नहीं, अब सिर्फ आपसे काउंसलर बात करेंगे, नहीं करेंगे, मैं करूंगा आपसे बात, मेरे से संपर्क होगा, आप कॉल करेंगे मुझसे बात होगी, समझ रहे हो बात को। लेकिन रैंडमली नहीं चलना भाई, बार बार पैसे देने के लिए तुम्हारे घर वालों के पास नहीं है, एक बार यहाँ पर पे किया है तो अब वो लक्ष्य प्राप्त करके ही निकलना सभी बच्चों को। लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कि आप मेरे से संपर्क करके फिर उसके बाद में आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान करके चले बच्चे। ओके सर, इतनी बात समझ में आ गई। ये था बच्चे हमारा पहला स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या किया सर, उसको डाल दिया EDTA और सेलाइन यानी सॉल्यूशन के अंदर, नमकीन सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, तो ये दो चीजें हुई, DNA सेफ हुआ और ये चीजें हुई। अच्छा, अब बच्चे इस पहले स्टेप में जो हमारी जीवाणु कोशिका थी ना, उसको कमजोर भी तो करना है,
भाई पहला स्टेप में बैक्टीरियल सेल को इसमें डाला, डालने के बाद में डीएनए को सेव किया, कोशिका को फटने से बचाया। लेकिन भाई हमें डीएनए निकालना है, तो डीएनए निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए कोशिका जो सेल है, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, कोशिका भित्ति होती है ना, सेल में सेल वॉल होती है, उसको कमजोर तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो टूटेगी तभी तो अंदर से डीएनए बाहर आ पाएगा। तो उसको तो कमजोर करना है मेरे भाई। कैसे कमजोर करेंगे यार? समझिए जरा। तो दूसरा काम है, मतलब ये स्टेप पहला ही चल रहा है, इस पहले स्टेप में कई सारी बातें होंगी, वो मैं सारी बताता हूं आपको। पहले स्टेप में हमने ये डाला, और क्या करेंगे? कोशिका भित्ति यानी बच्चे सेल वॉल को कमजोर करने के लिए, सेल वॉल को कमजोर करने के लिए सेल वॉल को कमजोर करने के लिए लाइसोजाइम की थोड़ी सी मात्रा डालेंगे। लाइसोजाइम की थोड़ी सी मात्रा डालेंगे। ठीक है, लाइसोजाइम की थोड़ी सी मात्रा डाल देंगे। लाइसोजाइम आपको पता है ना, एसिडिक मीडियम थोड़े एंजाइम होते हैं, वो डाल देंगे सर। फिर इसको 37 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक वाटर बाथ में रखेंगे। लाइसोजाइम डाल दिया। फिर अब ये जो आपके पास में कोशिका और जो सॉल्यूशन में कोशिका पड़ी है ना, तो इसको 37 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए वाटर बाथ में रखेंगे। अब कहोगे सर वाटर बाथ क्या चीज है? वाटर बाथ एक शब्द आया ना प्यारे बच्चे, ये क्या चीज है? वाटर बाथ कुछ नहीं है, एक कंटेनर होता है छोटा सा, ऐसा कंटेनर होता है जो आपने कोई सॉल्यूशन उसके अंदर रखा है ना, तो आप जितना चाहोगे उतना तापमान उसका मेंटेन कर देगा। समझ रहे हो? मतलब एक ऐसा यंत्र है, आप उस यंत्र, क्या एक बर्तन ही है, कंटेनर है छोटा सा, उसमें आप ये सॉल्यूशन को रख दो, आपको 37 डिग्री पे मेंटेन करना ना, तो वो 37 डिग्री पे ही मेंटेन रखेगा। मतलब 20 मिनट तक आपका 37 डिग्री पे ही मेंटेन रखेगा। यानी एक ऐसा बर्तन जो पानी को एक विशिष्ट तापमान पर गर्म कर सकता है, वाटर बाथ कह सकते हो आप उसको। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे बच्चे उसको रख दिया। फिर इसके बाद अभी कोशिका भित्ति थोड़ी कमजोर तो होगी, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं होगी कि ऐसा करने से कोशिका भित्ति टूट जाएगी। फिर आप क्या करोगे? अब इसके पश्चात 10% एसडीएस डालते हैं, जिससे कोशिका भित्ति और कमजोर हो जाएगी। अब इस सॉल्यूशन के अंदर 20 मिनट उसको हमने गर्म कर लिया। फिर अब इसमें 10% एसडीएस डालेंगे, जिससे कोशिका भित्ति और कमजोर हो जाएगी। ठीक है बच्चे? तो जिससे कोशिका भित्ति जो है सर हमारी, वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। अब कहोगे सर ये क्या आ गया एसडीएस? कल वाली क्लास का लास्ट चीज बताओ, यही तो समझाई थी। कल वाली क्लास में 4 फैक्टर बताए थे मैंने आपको, डीएनएज को जो इनएक्टिव करते थे ना, 4 फैक्टर बताए थे। तो यहाँ पर एक फैक्टर एसडीएस भी बताया था मैंने लास्ट, याद करने की कोशिश करो मेरे भाई। बता सकता कोई बच्चा? किसको याद है एसडीएस? बताओ बताया था ना, डीएनए जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिव साइट को नष्ट करता है, वैसे ही ये मैंने आपको कल बताया था। तो डीएनए, ये एसडीएस जो होते हैं ना, ये एक प्रकार के डिटर्जेंट होते हैं, और डिटर्जेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? कोशिका भित्ति को, यानी आपकी जो सेल वॉल है उसको कमजोर भी कर सकते हैं। तो ये सेल वॉल को और कमजोर कर देंगे बच्चे, कोशिका भित्ति को और कमजोर कर देंगे। फिर उसको क्या करेंगे? 60 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक गर्म करेंगे। अब ये डाल के और फिर क्या करेंगे?
60 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक, एक शब्द यूज होता है उद्भासन, उद्भासन इंग्लिश में बोलते हैं इनक्यूबेशन। 10 मिनट तक इनक्यूबेशन के बाद, इनक्यूबेशन के बाद बर्फ पर ठंडा करेंगे इसको, फिर बर्फ पर ठंडा करेंगे, फिर बर्फ पर ठंडा कर लेंगे। मतलब एसडीएस डाल के कोशिका भित्ति को हमें सेल वॉल को और कमजोर करना था, तो हमने क्या किया, अब इसको 10 मिनट तक 60 डिग्री सेल्सियस पे। ये उद्भासन या इनक्यूबेशन का मतलब क्या है, सिर्फ आपको उलझाने के लिए एक शब्द होता है बच्चे, बाकी मैं आपको बता दूं उद्भासन का मतलब होता है कि भाई जो हमारा सैंपल है जिसमें आपने डाल रखा है उसको सही तापमान, सही नमी, सही कंडीशन पे कुछ समय के लिए रखना, ये इनक्यूबेशन कहलाता, उद्भासन हो रहा है। समझ गए ना, कोई नई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल रोशनी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। एसडीएस का एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था बहुत बढ़िया, अगर आपको इतना याद है बहुत अच्छी बात है भाई। तो इनक्यूबेशन मतलब कि भाई 60 डिग्री पे 10 मिनट के लिए जिस कंडीशन पे आपको रखना है उसको रखते रहने दो, उसको अपना सॉल्यूशन को अपना काम करने दो, बस वो उद्भासन काल है उसका, इनक्यूबेशन टाइम है। सही तापमान, सही कंडीशंस पे किसी भी आप सैंपल को रखते हो तो हम यही बोलते हैं, इनक्यूबेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है सर, तो उसके बाद में मतलब सही तापमान, सही कंडीशन पे रिएक्शन को चलने देना। 10 मिनट तक चली है ना, इनक्यूबेशन था, ये इनक्यूबेशन पीरियड था। ओके सर, तो फिर हमने उसको ठंडा कर लिया, अपना प्रोसेस को चला करके फिर बर्फ के साथ में ठंडा कर लिया। ओके भाई, अब क्या करेंगे सर? अब फाइनली सोडियम क्लोरेट का विलयन का उपयोग करेंगे। सोडियम क्लोरेट का जो विलयन है उसका उपयोग करेंगे। कमजोर हो गई, कमजोर हो गई तो अब सोडियम, सोडियम क्लोरेट के उपयोग से, इसका उपयोग करेंगे, इसको डालेंगे, इसके उपयोग से, और जो सेल वॉल है ना उसके अंदर जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन है वो विकृत हो जाएगा। विकृत यानी डीनेचर, मतलब विखंडित होना शुरू हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा तो बेसी बात, तोड़ना आसान हो जाएगा, फिर सेल अपने आप टूटने लग जाएगी, तो प्रोटीन विकृत हो जाएगा मेरे भाई, समझ गए? तो सेल वॉल जो थी उसका प्रोटीन विकृत हो गया। अब आपने उसके अंदर फाइनली ये सोडियम क्लोरेट डाल दिया तो वो विकृत हो गया, तो वो जो वो सेल वॉल थी वो आपकी कमजोर होकर टूट गई। अब टूट गई, अब क्या करना है? प्रोटीन तो विकृत हो गया, ये तो सेपरेट होना शुरू हो गया। अब सेल के अंदर क्या निकल के आया? सेल के अंदर मिलेगा डीएनए हमें, है ना? सेल के अंदर क्या मिलेगा सर? डीएनए, जो आपको चाहिए था, जिसके लिए आप लोग इतना काम कर रहे थे, अब वो चीज आपको सेल के अंदर ही तो मिलेंगी प्यारे बच्चे। ओके सर, अब क्या करेंगे? अब डीएनए को हमें सेल के अंदर से निकालना है, हमें सेल के अंदर से डीएनए को निकालना है। पिछले जितने भी आपने काम किए ना, ये सारे काम सेल के ऊपर की जो कोशिका भित्ति थी उसको तोड़ने के लिए किए। तोड़ दिया, यहां तक सिर्फ टूटी है बस वो। टूटने के बाद में अब डीएनए कह रहा है मुझे निकाल सकते हो। अब डीएनए के साथ में और भी पार्टिकल्स हैं, अकेला थोड़ी डीएनए खींच के निकाल लोगे, डीएनए के साथ आरएनए वगैरह बहुत सारे पार्टिकल निकलेंगे, तो आप उनको सबको निकालोगे। उनको निकाल के कोई ना कोई आपको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसमें आप उनको घोल सको। सबको साथ में घोलना पड़ेगा एक बार, तो बाद में ही तो आप एक एक चीज को अलग करोगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो सेल टूटने के बाद अब डीएनए निकलेगा उसको घोलने के लिए हम उस डीएनए को क्लोरोफॉर्म और आइसोएमिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और आइसोएमिल अल्कोहल, याद रखना बच्चे आपने। अब हम डीएनए को जो निकला अंदर से उसको क्लोरोफॉर्म और आइसोएमिल अल्कोहल के मिश्रण युक्त कार्बनिक विलायक में पृथक कर लेंगे। मतलब अब डीएनए जो वहां से निकला है, सेल वॉल के टूटने से जो डीएनए निकला है, उसको हम क्या करेंगे? कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो डीएनए को घोल सकते हैं, तो डीएनए को घोल के सॉल्यूशन में अलग कर लिया जाएगा उसमें से। किसमें? फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लोरोफॉर्म और आइसोएमिल अल्कोहल। ठीक है, क्लोरोफॉर्म और आइसोएमिल अल्कोहल। अब डीएनए को क्लोरोफॉर्म व
आइसोएमिल एल्कोहल वाले ऑर्गेनिक सोलवेंट में घोलकर अलग कर लेंगे। तो सेल वॉल टूट गई थी, डीएनए को हमने इसमें घोल के अलग कर लिया। ठीक है भाई, इसमें घोल के हमने अलग कर लिया। ये जो चीजें हमने ली हैं दोनों, क्लोरोफॉर्म क्या होता है ना, क्लोरोफॉर्म सबसे अच्छा विलायक होता है डीएनए के लिए। डीएनए को घोलने वाला सबसे अच्छा एजेंट होता है। पानी के अंदर चीनी बहुत अच्छे से घुलती है ना, वैसे ही ये डीएनए इसके अंदर बहुत अच्छे से घुलता है क्लोरोफॉर्म में। तो डीएनए इसमें क्या होता है, सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो डीएनए इसमें घुलनशील होता है मेरे भाई, बहुत अच्छे से इसमें घुल जाता है। और आइसोएमिल एल्कोहल क्या होता है, ये मेरे भाई एंटी फोरामिंग एजेंट होता है। ये फोम यानी झाग बनने से रोकता है। जब डीएनए घुलता है तो झाग बनने से रोकने का काम इसका होता है। क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, बहुत छाट छाट के लिख रहा हूँ बच्चे में। ठीक है, तो ये मेरे भाई एंटी फोरामिंग एजेंट होता है, यहाँ से आपके झाग वगैरह नहीं बनने देगा। ओके सर। अंत में फिर डीएनए को हम क्या करते हैं, इथेनॉल और आइसोप्रोपिल एल्कोहल द्वारा शुद्ध किया जाता है। फिर ये जो डीएनए है इसमें घोला था हमने, इसको फिर हम शुद्ध करेंगे, मतलब बाकी की चीज़ों से उसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो किसकी सहायता से, इथेनॉल और आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अंत में इथेनॉल व आइसोप्रोपिल एल्कोहल द्वारा डीएनए को शुद्ध किया जाता है। डीएनए को बच्चे शुद्ध किया जाता है ना। अभी कैसे करेंगे बताऊंगा आपको। पहले मैंने कहा डीएनए घोल के अलग कर लिया इस सॉल्यूशन में, फिर इसको हम अल्कोहल की सहायता से शुद्ध करते हैं, बिल्कुल सेपरेट, इसको प्योर फॉर्म में प्राप्त करते हैं। अब एकदम से थोड़ी प्राप्त हो जाएगा, बहुत सारी हमारे अभी वो क्या बोलते हैं एफर्ट लगने हैं बच्चे, और उन एफर्ट को हम पढ़ेंगे आगे। इथेनॉल से कैसे अलग करेंगे, आगे के जो स्टेप बचे हुए हैं उसमें वही तो पढ़ना है। आगे के जो स्टेप बचे हुए हैं बच्चे, उनमें यही तो पढ़ोगे कैसे अलग करेंगे। तो पहला स्टेप हुआ है, पहले स्टेप में यहाँ तक हुआ हमारे पास में डीएनए क्लोरोफॉर्म वगैरह इसमें सोल्यूबल था, सोल्यूबल हो गया, घुल गया, बस इतना हुआ है। ये वाला काम जो है ना, इथेनॉल की सहायता से उसको शुद्ध करेंगे, ये काम हम अभी अगले स्टेप में पढ़ेंगे। ये पहला स्टेप था बच्चे, पहला स्टेप था, याद रखिएगा ये पहला स्टेप था। देखो डाटा बहुत सारा है जो याद करना है कि कौन एंटी फोरामिंग एजेंट है, कौन सोल्यूबल कर रहा है, लेकिन मजा आएगा ये चीजें पढ़ने में भाई, पूरी सीक्वेंस में है। ये इतने डीप कंसेप्ट मैं आपको गारंटी लेता हूं कि ये हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, कंबाइन माध्यम में कहीं पढ़ के देख लो, कोई नहीं कराएगा। सब इंग्लिश रटे फिरते हैं, किताबों में जो लिखा है ना वही इंग्लिश रटे फिर रहे हैं, वही यूट्यूब पे आप देखना, सबका वही हाल है। ये मिक्स किया है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के बाद ये चीज़ हम कर सकते हैं। जब खुद को हमें सारी चीज़ों की समझ हो तब हम इस लैंग्वेज कन्वर्ट कर सकते हैं। और मार्केट में कोई बुक हिंदी में अवेलेबल है ही नहीं आपके एग्जाम्स के लिए, कोई भी नहीं है बच्चे। मेरा काम चल रहा है, बहुत जल्दी ही आप सभी के बीच में हिंदी माध्यम की बुक भी होगी। इंग्लिश माध्यम में तो दुनिया भर के हैं ही भाई, कोई मुश्किल नहीं है काम। हिंदी माध्यम में भी बुक बहुत जल्दी अवेलेबल होगी, मतलब आप मान सकते हैं बच्चे कि आप रीड कर पाओगे घर बैठ के, एक एक लाइन में जरा सिलेक्टेड होगी उसकी। चलिए सर, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई। इसके बाद अब आते हैं स्टेप नंबर 2, दूसरे चरण पे आते हैं बच्चे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट इथेनॉल प्रेसिपिटेशन। इस मेथड को क्या बोलते हैं, स्टेप 2 को फर्स्ट इथेनॉल
प्रेसिपिटेशन, फर्स्ट इथेनॉल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रथम इथेनॉल शुद्धिकरण बोल सकते हो, ठीक है। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट्स का मतलब होता है अघुलनशील चीज, इनसोल्यूबल चीज प्राप्त करना। मतलब डीएनए को हम, इथेनॉल का यूज करके हम डीएनए को अलग करेंगे। अभी तो डीएनए घुला हुआ है, अब उसी डीएनए को अलग करना है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स प्राप्त कर लिए हमने, उसके अघुलनशील पार्टिकल या फाइबर हमने प्राप्त कर लिए, ये इसका मतलब होता है बच्चे। कैसे करेंगे सर? जो हमारे पास पहले स्टेप्स में हमें इमल्सन प्राप्त हुआ है ना, उसको अब सेंट्रीफ्यूगेट किया जाएगा, अपकेंद्रित किया जाएगा। अभी पहला स्टेप जो था, पहले स्टेप में प्राप्त इमल्सन, इमल्सन को हिंदी में कहते हैं बच्चे पायस। इमल्सन को 10,000 आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूगेट, सेंट्रीफ्यूगेट का मतलब है अपकेंद्रित करेंगे। क्या मतलब हुआ सर इस बात का? इसका मतलब ये हुआ, सेंट्रीफ्यूगेट का मतलब होता है एक एक्सिस के चारों तरफ घुमाना, एक एक्सिस के चारों तरफ घुमाना बच्चे। जैसे आप दूध से मक्खन निकालते हो ना, तो एक एक्सिस के चारों तरफ घुमाते हो दूध को, तभी तो मक्खन ऊपर आता है। यानी घनत्व के आधार पे, डेंसिटी के आधार पे पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी क्या किया हमने, जो हमें पहले स्टेप में हमें सॉल्यूशन प्राप्त हुआ था ना, जिसमें डीएनए भी था और बाकी चीजें भी थी, अब हम उसको क्या किया, उसको इमल्सन बोलते हैं। उसको इमल्सन क्यों, शायद 8वीं क्लास में आ जाती हैं बातें। एक इमल्सन होता है, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, वास्तविक विलयन होता है, एक कोलॉइड होता है। ऐसी चीजें आपने पढ़ी होंगी, 8वीं से शुरू हो जाती हैं बच्चों की आने, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी आती हैं। तो मतलब हमारे सामने कोई भी सॉल्यूशन है ना, कोई भी विलयन है, उस विलयन को हम लोग 2-3 अलग अलग नामों से जानते हैं। तो एक होता है इमल्सन, इमल्सन का मतलब होता है जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। जैसे पानी के अंदर मिट्टी के पार्टिकल आपको दिख जाते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो वो इमल्सन कहलाता है। समझ गए बात को? अब इतने बड़े, सॉरी, पानी के अंदर मिट्टी के जो पार्टिकल वो कुछ ज्यादा ही बड़े हो जाते हैं, उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। लेकिन इमल्सन आप ऐसा मानिए जैसे दूध है, दूध के पार्टिकल आप घुमाते हो तो अलग अलग हो जाते हैं, थोड़े बड़े पार्टिकल हैं, बहुत छोटे भी नहीं है, मतलब ना तो बहुत बड़े पार्टिकल ना बहुत छोटे पार्टिकल, तो उसको बोलते हैं इमल्सन। हमारा एक कोलॉइड का ही एग्जाम्पल होता है बच्चे, ध्यान रखना। लेकिन अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, हम अभी ये सॉल्यूशन को लेकर नहीं बैठेंगे, हम अपना चैप्टर पे ही रहते हैं। इतना समझ लो बस कि हमारे पास कई प्रकार के सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं, उनमें से एक प्रकार होता है जिसको इमल्सन बोलते हैं। जैसे हमारा पेंट होता है, पेंट भी इमल्सन होता है। समझाने के लिए जस्ट थोड़ा सा बताया। तो हमें जो ये सॉल्यूशन प्राप्त हुआ ना पीछे, ये इमल्सन बोलते हैं इसको। इस इमल्सन को 10,000 आरपीएम, 10,000 आरपीएम का मतलब है प्रति मिनट 10,000 बार ऐसे घुमाना, रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में उसको हम एक बर्तन में 10,000 बार घुमाते, इतना तेज घुमाएंगे उसको। तो फिर क्या होगा, मतलब इस मेथड को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको बोलते हैं अपकेंद्रण। घुमाया बच्चे हमने इसको स्टेप 2 में। ओके सर, इससे क्या हुआ, जो ऊपर की एक है ना लेयर प्राप्त हो गई हमें। हमें ऊपर जैसे दूध में मक्खन ऊपर अलग प्राप्त होता है, नीचे अलग चीज, तो हमें जो ऊपर वाली एक लेयर प्राप्त हुई ना घुमाने से, उसको हमने अलग कर दिया। तो ऊपरी एक्वस लेयर को अलग करके एक बर्तन में रख दिया। तो घुमाने से यही हुआ, कुछ एक लेयर अलग प्राप्त हुई, एक लेयर हमें नीचे अलग प्राप्त हुई। ओके सर, और बीकर में रख दिया, बर्तन में रख दिया, और इसको 8% इथेनॉल के साथ में
ओवर लेयर्ड किया गया, मतलब जो अलग आपके पास में आपने अलग रख दिया और उसके पास में उसके ऊपर 8% आपने इथेनॉल डाल दिया, रख दिया। वह इसे 8% इथेनॉल के साथ ओवर लेयर्ड, मतलब इसके ऊपर एक और इथेनॉल की परत चढ़ाई गई, इसके ऊपर रखी गई, किया गया। तो 8% इथेनॉल के साथ में ओवर लेयर किया गया बच्चे इसको। अब इसमें जो दो लेयर है मेरे भाई, जो दो परत है, एक तो आपने वहां से लेयर उतारी थी, एक तो वहां से लेयर उतारी थी, एक आपने इथेनॉल की डाली है, दो लेयर है। अब इसके अंदर कांच की रोड डाल के घुमाएंगे इसको। ये जो दोनों ही लेयर्स है ना, दोनों ही जो परत हैं, अब इसके अंदर बच्चे हम कांच की एक वो डालेंगे, रोड डालेंगे, और उससे इनको हिलाया डुलाया जाता है, जिससे क्या होता है, जो डीएनए के फाइबर है ना, वो ग्लास की रोड से चिपक जाते हैं। अब इसे कांच की रोड यानी छड़ी से हिलाया जाता है, हिलाया जाता है, कांच की छड़ी से हिलाया जाता है, जिससे जिससे अब डीएनए पतले पतले फाइबर के रूप में, पतले पतले धागे के रूप में डीएनए डीएनए फाइबर या बोले तो तंतु रोड के साथ, डीएनए के फाइबर बच्चे रोड के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, तो डीएनए के फाइबर बच्चे जिससे क्या होते हैं सर, रोड के साथ में चिपक जाते हैं। समझ में आ गई ना बात? ओके सर, चिपक गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो डीएनए हमारा चिपका है रोड के साथ में, और इसको डीएनए जो फाइबर चिपक गए, मान लो आपने ऐसे डाला रोड को, घुमाया, तो डीएनए के टुकड़े चिपक गए। अब वो डीएनए के टुकड़ों के अंदर भी तो कुछ ना कुछ आपका सोलवेंट है ना, जिसमें आपने डीएनए था, कुछ ना कुछ तो उन्होंने एब्जॉर्ब कर रखा है। तो उस रोड को क्या करेंगे, उस बर्तन की दीवार के साथ दबाएंगे। जैसे कपड़े कपड़े निकाले पानी से, कपड़ों में पानी है, निचोड़ते हैं ना, तो वही काम करना बस। डीएनए के फाइबर जो चिपके हैं ना, उसको गिलास के साथ दबाएंगे, ताकि जो जितना भी उसके अंदर वो सोलवेंट था ना, जिसके अंदर घुले हुए थे, वो निकल जाए। तो अब डीएनए जो तंतु हैं, उनको उनको बर्तन की दीवार पर दबा के, जो आपका विलायक है बच्चे, जो सोलवेंट है ना जिसमें वो घुले हुए थे, सोलवेंट से अलग करते हैं। वह फिर पेपर, जो फिल्टर पेपर होता है ना, उस पर ब्लोट कर लेते हैं, चिपका लेते हैं, ब्लोट कर लेते हैं। ठीक है, ब्लोट मतलब चिपका लिया, फिर फिल्टर पेपर लिया, वहां से उसको ऐसे दबाया, वो कपड़े जैसे निचोड़ते हैं ना, वैसे ही वो भी, उसका भी सॉल्वेंट निकल गया। फिर जाकर के एक फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर के ऊपर चिपका लिया सबको। समझ गए? तो ये दूसरा स्टेप था बच्चे। तो हमने डीएनए के फाइबर को क्या कर लिया सर, ब्लोट कर लिया। डीएनए के फाइबर को क्या कर लिया बच्चे, हमने ब्लोट कर लिया सर एक पेपर के ऊपर। फिर हमारे पास आता है सर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 जो है वो कुछ ज्यादा अलग नहीं है बच्चे, स्टेप नंबर 3 भी वैसा ही है। अब देखो यार, मैंने एक बात कही थी आपको कि आपको डीएनए प्राप्त हुआ है, ठीक है, लेकिन साथ में आरएनए की मात्रा भी तो होगी। जहां सेल वॉल टूटी थी, जहां कोशिका टूटी थी, तो कोशिका टूटी है तो उसके अंदर डीएनए आरएनए दोनों निकले होंगे,
और कुछ मात्रा डीएनए के साथ आरएनए की भी आई होगी। आपने जो निकाला है वहां पे डीएनए के आरएनए के साथ भी मात्रा कुछ ना कुछ आई होगी मेरे भाई, है ना। लेकिन वो भी तो हमें अलग करनी थी। अलग कब हुई होगी वो, अभी समझो भाई। अभी तक आपने कहा सर हमने डीएनए को सेपरेट कर लिया, एक ब्लॉट पेपर के ऊपर डाल दिया, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो इतने सारे अभी तक केमिकल डाले हैं, तो वहां पे आरएनए भी तो अलग करना हमारा काम था। जब शुरुआत में सेल को हमने तोड़ा था तो डीएनए के साथ आरएनए भी आया था, कुछ मात्रा में साथ में आता है, तो उसको भी तो अलग करना था। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम होता है डीएनएज, कल समझाया था ना, वैसे ही आरएनए को तोड़ने वाला एक एंजाइम होता है आरएनएज। क्या होता है बच्चे, आरएनएज। तो स्टेप 3 में क्या हम पढ़ेंगे, आरएनएज ट्रीटमेंट एंड सेकंड इथेनॉल प्रेसिपिटेशन। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका नाम है आरएनएज ट्रीटमेंट एंड सेकंड इथेनॉल प्रेसिपिटेशन। सेकंड इथेनॉल प्रेसिपिटेशन। तो आरएनएज उपचारण या उपचार और द्वितीय इथेनॉल शुद्धिकरण, मतलब फिर से इथेनॉल का यूज होगा, लेकिन साथ में आरएनएज के द्वारा भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब हमारे पास जो डीएनए है, उस डीएनए में से हमें आरएनए को तोड़ के अलग करना है। डीएनए के साथ कुछ फाइबर आरएनए के भी हैं हमारे पास, अभी तक हमने आरएनए को अलग ही नहीं किया। फिर हम क्या करेंगे, आरएनएज का ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें क्या होगा, डीएनए को हम अब सोडियम सेलाइन के द्वारा घोला जाता है। डीएनए जो है उसको अभी हम क्या करेंगे, अभी डीएनए हमें जो प्राप्त हुआ था ना, उसमें आरएनए भी है, उसको अलग करने के लिए फिर कुछ प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे सर, अभी जो आपके पास में डीएनए है उसको आप सोडियम सेलाइन के द्वारा घोलोगे, उसको विलय करोगे। अब डीएनए को सोडियम सेलाइन द्वारा घोला जाएगा। ठीक है बच्चे, सोडियम सेलाइन के द्वारा घोला जाएगा सर। ये हमारा होगा सर स्टेप 3। अब डीएनए को सोडियम सेलाइन के द्वारा मेरे भाई घोला जाएगा। ओके सर, घोल लिया। फिर और क्या करेंगे, फायदा क्या होगा, सारी बातें जानते हैं। अब हमारे द्वारा क्या किया जाए, 30 मिनट तक 37 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम प्रोसेस को होने देंगे। फिर आएगा इनक्यूबेशन टाइम। इनक्यूबेशन यानी उद्भासन। उद्भासन का मतलब क्या समझे हो बच्चे आप, उद्भासन का मतलब है 30 मिनट तक 37 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब ये उद्भासन मतलब जो नॉर्मली इतने तापमान पे क्रिया होने दो। ठीक है, 30 मिनट तक 37 डिग्री सेल्सियस पे इसको तापमान पे इंक्यूबेशन होने दो। इस इंक्यूबेशन के दौरान जो आरएनएज एंजाइम है ना, वो आरएनए को विखंडित कर देगा। इस दौरान आरएनएज एंजाइम आरएनए को विखंडित कर देगा मेरे भाई। ठीक है, आरएनए को क्या कर देगा सर, विखंडित कर देगा। ओके सर, इसके बाद अब फिर से क्या बच गया, सिर्फ डीएनए, क्योंकि आरएनए तो विखंडित हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद क्लोरोफॉर्म और फिर से आइसोएमिल अल्कोहल को डाला जाता है। फिर से क्या डालेंगे, अब फिर से
क्लोरोफॉर्म, मैंने बताया ना डीएनए अच्छे से घुलता है इसमें, तो फिर से डीएनए को अलग करने के लिए क्लोरोफॉर्म व आइसोएमिल, आइसोएमिल एल्कोहल, आइसोएमिल एल्कोहल को डालेंगे मेरे भाई। फिर से इसको डाला जाएगा सर आइसोएमिल एल्कोहल को। फिर क्या होगा, ये डाल दिया हमने, फिर इसमें 80% जो भाई हमने विलायक को डाल दिया, ये हमने डाल दिया, उसमें डीएनए घुल गया। क्लोरोफॉर्म क्यों डालते हैं, आइसोएमिल एल्कोहल क्यों डालते हैं, भी समझा था ना पीछे, ये स्टेप हमने एक बार पहले किया था। सेकंड, इथेनॉल प्रेसिपिटेशन तभी हम कह रहे हैं क्योंकि दोबारा हम वही काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, डीएनए घुल गया, डीएनए घुलने के बाद में अब जो चीज ये बन गई, इसको हम हटा लेंगे। इसको हटाने के बाद में और फिर 80% एल्कोहल के द्वारा जो डीएनए है मेरे भाई, उसको दोबारा से कांच की छड़ से स्पूल किया जाएगा, मतलब उससे चिपकाया जाएगा। अब डीएनए घुल गया, डीएनए घुलने के बाद में फिर से हम डीएनए को अलग करेंगे और अलग करके क्या करेंगे, 80% एल्कोहल की सहायता से, एक बार मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, देखो यहां आपने पढ़ा था ये क्लोरोफॉर्म आइसोएमिल एल्कोहल में डाला था ना, फिर उसके बाद क्या किया था हमने, डीएनए को शुद्ध किया था, किसकी सहायता से, एल्कोहल की सहायता से। और शुद्ध कैसे किया था, मैंने बताया था आपको कि भाई इसके अंदर हम क्या करेंगे, घुमा फिरा करके और कांच की रोड में हिलाया जाएगा और उसको फिर अलग किया जाएगा। किसकी सहायता से हुआ था ये सारा काम, ये सारा काम हुआ था मेरे भाई एल्कोहल की सहायता से, ठीक है। हाँ यस, ये सारा काम एल्कोहल की सहायता से हुआ था। ये रहा इथेनॉल, इथेनॉल एल्कोहल तो होता है, तो इथेनॉल के साथ ओवरलेयर किया गया था ना, जैसे यहाँ पे, यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही करेंगे, या फिर भी फिर से एल्कोहल की सहायता से इसको रोड, फिर से वही एल्कोहल डाला, घुमाया रोड को, और रोड पर हमने क्या कर लिया, इसको स्पूल कर लिया। स्पूल का मतलब लपेट लिया, मतलब चिपका लिया। स्पूल यानी लपेटना। ये शब्द इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पेपर में आ जाते हैं, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं सारे शब्द लिख देता हूँ। स्पूल कर लेंगे यानी उस कांच की रोड से उसको मेरे भाई क्या करेंगे सर, लिपटा लेंगे उसको छड़ के ऊपर, और फिर उसको हम 4 डिग्री सेल्सियस पर उसको कंजर्व कर देंगे, सुरक्षित कर देंगे, लपेट लेंगे, और फिर जो डीएनए अलग हुआ है उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर रख देंगे, कंजर्व करेंगे। ठीक है, ओके सर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो ये स्टेप था बच्चे, स्टेप नंबर 3। तो भाई आज यहाँ तक करते हैं, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ प्रोसेस, और भी स्टेप्स हैं, लेकिन एक एक स्टेप अब समझ रहे हो ना आप लोग, अच्छे खासे हैं भाई। बिल्कुल सीक्वेंस में चलो, बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा, स्टेप टू स्टेप चलोगे तो ओवरलोड होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 तक हमने किया। अभी तक हमारा पूरी तरह से काम नहीं हुआ, अभी तो हमें और एल्कोहल की प्रोसेस करवानी है, बताऊंगा क्यों करवानी है। अभी तो हमने आरएनए को अलग किया है, और लास्ट में एक 5वें स्टेप में हम ये देखेंगे कि क्या सच में आरएनए पूरा अलग हो गया, क्या प्रोटीन तो नहीं बचा हुआ है, उसको भी चेक करना हमें लास्ट में। तो आज यहाँ तक करते हैं बच्चे, मिलते हैं फिर अगले सेशन में आप सभी से। जय हिंद भाई।